Hello, welcome to Legal Awareness web series. कोविड 19 के लॉकडाउन के नतीजे में जिस तरह के सीन माइग्रेंट वर्कर्स के आ रहे हैं, उससे जाहिर है कि दिल दहल रहा है। अब आज सुबह तकरीबन 17-18 माइग्रेंट वर्कर्स औरंगाबाद के पास ट्रेन से कट के मर गए। वो सीन देख के कि कुछ रोटियां पास में पड़ी हैं, एक सैनिटाइज़र भी ट्रैक पे पड़ा हुआ है। क्या हमारे यहाँ ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है? कल ये एक वाकया विशाखापट्टनम में हुआ, जहाँ पर ये एलजी पॉलीमर्स प्लांट है साउथ कोरिया का, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, वहाँ से स्टीरीन गैस, जो एक टॉक्सिक डेंजरस गैस है, वो लीक हो गई। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये माइग्रेंट्स की जितनी डेथ हैं, जो माइग्रेंट्स अपने घर जा रहे थे, रास्ते में मर गए, घर नहीं पहुँच पाए, या ये ट्रेन से कट के जो लोग मरे, ये वाला गैस लीक भी जो है, ये भी लॉकडाउन का नतीजा है। क्योंकि इस गैस को -17 डिग्रीज पे स्टोर किया जाना चाहिए था। लॉकडाउन की वजह से वो शायद उस टेम्परेचर पे स्टोर नहीं हुआ, वॉल्व फट गया और गैस लीक हो गई। 11 से ज़्यादा लोग दुनिया से चले गए, 24-25 लोग वेंटिलेटर पर हैं, बहुत से लोग और इंजर्ड हैं, बीमार हैं, 4-5 हज़ार लोग उससे इफ़ेक्टेड हैं। पूरा एक 4-5 किलोमीटर का रेडियस जो है वो उससे इफ़ेक्टेड है। देखिए, हाई कोर्ट ने फ़ौरन सो मोटो नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि ये स्टीरीन डेंजरस सब्सटेंस है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और जो केमिकल एक्सीडेंट इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस रूल्स हैं 1996 के, उसके तहत एक क्राइसिस अलर्ट सिस्टम होना चाहिए, सेंट्रल क्राइसिस ग्रुप होना चाहिए, स्टेट क्राइसिस ग्रुप, लोकल क्राइसिस ग्रुप होना चाहिए। उनका इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये सारे जो क्राइसिस ग्रुप्स और अलर्ट सिस्टम्स थे वो इन ऑपरेशन थे या नहीं थे। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ये भी डायरेक्ट किया कि विशाखापट्टनम के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऑर्डर किया जाए कि वो नीडी लोगों को मेडिकल हेल्प दें। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी नोटिस लिया, कॉग्निजेंस लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी लॉ की बात होगी, और क्योंकि इस गैस लीकेज ने भोपाल गैस लीक के मेमोरीज को रिवाइव कर दी, तो हम क्रोनोलॉजी में ज़रा भोपाल गैस लीक को समझने की कोशिश करेंगे। उससे रिलेटेड क्या लीगल और जुडिशल डेवलपमेंट हुए उसको समझेंगे। लेकिन मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फॉरेन कंपनीज यहाँ लाई जाएं, उनके प्लांट लगाए जाएं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ये जो एक मैड रश है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, मैं ये समझता हूँ ये अनइथिकल है और इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए, अभी और तफसीलात आएंगी। ये तो अभी आ गया कल से आज तक कि इस कंपनी ने 10 मई 2019 में जो स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, उसके सामने एफिडेविट दिया है, यानी ऑन ओथ कहा है कि 1997 से 2019 तक इनके पास वैलिड इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं थी। अभी तो परतें खुलेंगी और राज खुलेंगे। ये किसी भी मल्टीनेशनल के आने पे हम इतने खुश हो जाते हैं कि सारे अपने लॉज और रूल्स जो हैं भूल जाते हैं, और इधर हमारी सारी स्टेट्स ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस बना रही हैं कोविड 19 में। उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। आइए ज़रा भोपाल की तरफ चलते हैं। 2 और 3 दिसंबर की ठंड की रात थी 1984 को कि यूनियन कार्बाइड जो पेस्टिसाइड प्लांट था, वहाँ से MIC गैस लीक हुई। 5,74,366 लोग इफेक्ट हुए, 3,787 लोगों की जानें चली गई। आज भी जो बच्चे वहाँ पैदा हो रहे हैं, उनमें उसके एडवर्स इफेक्ट सामने नज़र आ रहे हैं। केस अमेरिका तक लड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी जो है वो कंपाउंड कर दी गई। 7 लोगों को 2010 में जाके सज़ा हुई, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट और $2,000 फाइन, और सब के सब बेल पर रिलीज हो गए। अब आइए ज़रा सा इसको समझते हैं
कि लॉ में क्या डेवलपमेंट हुआ। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में तो पूरा एक पेपर भोपाल गैस लीक पे पढ़ाया जाता था एक जमाने में। 29 मार्च 1985 को भोपाल गैस लीक प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 पास किया गया। इस लॉ का पर्पस ये था कि बेस्ट एडवांटेज क्लेमेंट्स को मिल जाए। सेक्शन 3 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव राइट दे दिया टू रिप्रेजेंट एवरीवन, उनको स्टैट्यूटरी एजेंट बना दिया। सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट दे दिया कि आप क्लेमेंट्स के बिहाफ पे कंप्रोमाइज कर लें। वो कंप्रोमाइज बाद में होगा 470 मिलियन यूएस डॉलर्स का। आज तक लोगों तक कंपनसेशन पूरा नहीं पहुंचा। हर साल 2 और 3 दिसंबर को भोपाल के सर्वाइवर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन जो पावर्स हैं उनके गानों पर जो नहीं रेंगती। एक बहुत बड़ा केस इसमें डेवलप हो गया, बहुत से केसेस हैं लेकिन मैं एक ही केस की बात कर रहा हूं, एमसी मेहता 1987 का। यह केस इंटरेस्टिंगली भोपाल के बारे में नहीं था। यह केस श्रीराम कंपनी इंडस्ट्रीज दिल्ली में जो है वहां से ओलियम गैस लीक हुई थी दिसंबर 4 और 6 को 1985 को, एक साल बाद। ये उसके बारे में केस था और इस केस में बहुत जूरिस्प्रूडेंस जस्टिस भगवती ने डेवलप कर दिया। मेरे ख्याल से किसी ने उन्हें बताया होगा कि आपने बहुत अच्छा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में काम किया, मगर भोपाल का मामला रह गया। अब भोपाल का केस तो सामने नहीं था, लेकिन श्री राम इंडस्ट्रीज के थ्रू भोपाल का प्रिंसिपल भी ले डाउन करा जस्टिस भगवती ने। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल, उन्होंने कहा इंडिया में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं होगी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, नो फॉल्ट थ्योरी होगी। अजीब व गरीब बात है कि राइलैंड वर्सेस फ्लेचर लॉ के स्टूडेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो दे रहे हैं उन्हें मालूम है, वो इंग्लैंड के बारे में एक केस है कि जहां किसी ने अपने घर में बहुत सा पानी जमा कर लिया, वो लीक हुआ, उससे पड़ोसी का डैमेज हो गया और ये क्वेश्चन था कि क्या लायबिलिटी होगी या नहीं लायबिलिटी होगी। और उसमें एक प्रिंसिपल ले डाउन किया कि जो भी अपने घर पर डेंजरस चीज़ लाता है, अगर वो एस्केप करती है और किसी को डैमेज होता है तो उसकी लायबिलिटी होगी। यहां राइलैंड वर्सेस फ्लेचर में वर्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं यूज हुआ था, एब्सोल्यूट लायबिलिटी ही यूज हुआ था और वहां जजेस ने एक्सेप्शंस भी लिखे थे। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं होगी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगी। वो केस जो था वो तो पिछली सदी का था और अब तो बहुत इंडस्ट्रीज हो गई हैं, हजार्डस इंडस्ट्रीज हो गई हैं, ये इंडस्ट्रीज चलेंगी। ये वाला प्लांट भी चलाया गया दिल्ली में, 11 कंडीशंस लगाई गई, एक्सपर्ट कमेटी बनी, ये क्लोरीन सप्लाई करते थे दिल्ली वाटर बोर्ड को। तो यहां पे भी बात कही गई कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रोकी जाएगी। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये कितनी इंसानों की जानों के लिए खतरा पैदा कर रही है, इसका अभी रिसेंटली आपने अंदाजा लगाया कि किस तरह कर्नाटका में बिल्डर्स के कहने पे माइग्रेंट्स को कहा गया कि वो अब अपने घर नहीं जा सकते और ट्रेनें रोक दी गईं। जब सिविल सोसाइटी ने हंगामा किया, हमने भी एक वीडियो बनाया, तब आप ये देखिए कि वो डिसीजन रिवर्स किया गया और अब वहां से ट्रेन्स जाएंगे। आइए जरा क्रोनोलॉजी में चलते हैं। 8 अप्रैल 1985 को इंडियन गवर्नमेंट न्यूयॉर्क में जाके केस कर रही है। ये देखिए कि कितना बड़ा हमारे जुडिशियल सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि हमारी अदालतें इंसाफ नहीं दे सकती क्योंकि हम ज्यादा बड़ा अमाउंट कंपनसेशन का सोचते थे। लेकिन 12 मई 1986 को जस्टिस केनेन ने हमारा आर्गुमेंट नहीं माना, यूनियन कार्बाइड का आर्गुमेंट माना, फोरम नॉन कन्वीनियंस का प्रिंसिपल लगाया और उन्होंने कहा न्यूयॉर्क एप्रोप्रिएट फोरम नहीं है, भारत की अदालतों में ही जाएं। केस इंडिया में वापस आ गया और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट था कि कंप्रोमाइज कर सकते हैं, वो कंप्रोमाइज हो गया। सुप्रीम कोर्ट की सरपरस्ती में कंप्रोमाइज हुआ, तय हुआ कि 470 मिलियन यूएस डॉलर दिए जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिमिनल केसेस विड्रॉ कर लेगी। ये बड़ी अजीब कहानी है। जो इसका चीफ था यूनियन कार्बाइड का, वेरेन एंडरसन, उसको पहले तो भारत से भगाने में राजीव गांधी की सरकार ने कुछ रोल अदा किया, जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार थी उसने रोल अदा किया, और बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीजेपी की सरकार ने भी एक्सट्रेडिशन प्रोसेस को परसू नहीं किया, चार्जेस को डाइल्यूट किया। मैं व्यूअर्स को बार बार बताता हूं, सब सरकारें एक सी होती हैं।
कांग्रेस भी बीजेपी की तरह है, बीजेपी भी कांग्रेस की तरह है, सब कांग्रेस सरकारें एक सी होती हैं। जब ये क्रिमिनल इम्यूनिटी का मामला बहुत ज्यादा उसका क्रिटिसिज्म हुआ, तो उसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम रिवोक कर देंगे इसको। फिर ये ऑर्डर हुआ कि साहब ऐसा है कि एक हॉस्पिटल बनाया जाए, 8 साल का उस हॉस्पिटल का खर्चा सरकार देगी और ये पूरा खर्चा 50 करोड़ जो है वो यूनियन कार्बाइड से लिया जाएगा। आइए देखते हैं कि किस तरह वाजपेयी सरकार ने इस केस में क्रिमिनल लायबिलिटी को डाइल्यूट किया। पहले अगस्त 2001 में अटॉर्नी जनरल ने ओपिनियन दिया, एफर्ट शुड नॉट बी मेड फॉर द एक्सट्राडिशन ऑफ वारेन एंडरसन as there was inadequate evidence to link Anderson directly to gas leak। सरकार का लॉयर है, उसने ये ओपिनियन दी। 24 मई 2001 को सीबीआई जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती, क्या इसमें भी कोई डाउट है कि सीबीआई केज पैरेट है, उसने सीजेएम की कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि चार्जेस डाइल्यूट कर दिए जाएं। कल्पेबल होमिसाइड जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती थी, उसको डाइल्यूट करके क्रिमिनल नेग्लिजेंस का चार्ज बना दिया जाए जिसमें 2 साल की सजा हो सकती है। और ये जो 2 साल वाली सजा है ये अब इंडिया यूएस एक्सट्राडिशन ट्रीटी में कवर्ड नहीं है, यानी अब एक्सट्राडिशन नहीं हो सकती। हंगामा हो गया, जो इसके बचे हुए सर्वाइवर्स थे वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए कि आप क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं। और मैं आपसे कहता रहा हूं कि देखिए भारत की जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है। अक्सर जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी फ्रस्ट्रेशन होता है तो लोअर कोर्ट के जजेस जो हैं हमारे, वो हमारा सर ऊंचा उठा देते हैं। और ये लोअर कोर्ट ने सरकार की बात नहीं मानी, कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस रीएफर्म कर दिए और डायरेक्शन दी कि इमीडिएट एक्सट्राडिशन की प्रोसेस शुरू की जाए। 2002 में न्यूयॉर्क क्लास एक्शन केस में डिस्कवरी हुई डॉक्यूमेंट्स की और पता चला कि यूसीसी का जो अमेरिका में प्लांट है वेस्ट वर्जीनिया में, उसमें 4 स्टेज कंप्यूटराइज सेफ्टी मैकेनिज्म है और जो भोपाल में था उसमें 1 स्टेज मैनुअल सेफ्टी मैकेनिज्म था ताकि कॉस्ट कट की जाए। दरअसल ये कॉस्ट कट का मामला नहीं है, मामला यह है कि एक भारतीय की जिंदगी की कीमत एक अमेरिकन की जिंदगी की कीमत के मुकाबले में बहुत कम है। ये मल्टीनेशनल्स करती हैं और इन मल्टीनेशनल्स की सपोर्ट सरकारें करती हैं और जो लोग इनको अपोज करते हैं उनको हम लेफ्टिस्ट कह देते हैं, अर्बन नक्सल्स कह देते हैं। फिर आइए आप, सरकार के ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो 2003 में हमारी एम्बेसी के थ्रू वॉशिंगटन में उन्होंने कुछ प्रोसेस की, थोड़ी बहुत एक्सट्राडिशन की। यूएसए की गवर्नमेंट ने जाहिर है कि उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया। फाइनली 29 सितंबर 2014 को एंडरसन 92 इयर्स की एज में अमेरिका में मर गया। मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, पहले राजीव गांधी ने एंडरसन को सेफ एग्जिट दे दिया इंडिया से बाहर, फिर वाजपेयी सरकार ने एक्सट्राडिशन को परसू नहीं किया, चार्जेस डाइल्यूट करने की एप्लीकेशन दी, अटॉर्नी जनरल ने ओपिनियन एंडरसन के फेवर में दिया और हमारी कोर्ट ने क्रिमिनल केसेस में कंपाउंडिंग कर दी। आर.एस. पाठक साहब तो बाद में जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज भी बने, अमेरिका ने भी उन्हें सपोर्ट किया उनके जज बनने में। ये अब मामला फिर से हमारे सामने है। विशाखापट्टनम के पीड़ितों को तो रिलीफ मिलनी चाहिए और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, हमारे लॉ में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए। सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट 2010 में बनाया जिसमें हम सिविल लायबिलिटी फिक्स करते हैं, कंपनसेशन मुआवजा देते हैं, लेकिन ये नॉन न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स को कवर नहीं करता। इमीडिएट रिलीफ के लिए पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, उस एक्ट के तहत फॉरेन केमिकल इंडस्ट्रीज के विक्टिम्स को रिलीफ दी जा सकती है। और इन्वायरमेंट रिलीफ फंड जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के तहत मेंटेन्ड है, उसके कॉर्पस में अनयूटिलाइज पैसा 810 करोड़ है। इस पैसे का इस्तेमाल फौरन विशाखापट्टनम के पीड़ितों को मिलना चाहिए। जो हमारे लॉज में कमी है उस कमी को दूर किया जाना चाहिए और हमें मल्टीनेशनल से बहुत सावधान रहना चाहिए। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट
इंसानों की लाशों पर नहीं होना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पर और ट्विटर पे हमें लाइक करें, हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करें। अब हमने लीगल अवेयरनेस के नाम से एक गूगल ऐप स्टोर में एक ऐप बना दिया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में कोई परेशानी हो रही है तो नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एक मिस कॉल दे दीजिए, ऐप आप तक पहुंच जाएगा। इंसानों की कद्र करें, इंसानी जीवन की कद्र करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।